श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल ने वह सब किया जिससे कांग्रेस और सुशील कुमार शिंदे बदनाम हो। वह समर्थन वापसी का फैसला करे, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें संजीवनी दी। राजपथ पर केजरीवाल का धरना कांग्रेस के लिए समर्थन वापसी का मौका था, लेकिन कांग्रेस ने मौका चूका। सरकार टिक गई। बावजूद इसके दिल्ली में केजरीवाल सरकार के भविष्य को लेकर सवाल है। आखिर ये सरकार कितने दिन चलेगी? कांग्रेस के कारण विधानसभा में आपका बहुमत है। सदन में 6 महीने से पहले अविश्वास प्रस्ताव नहीं आ सकता। आप पार्टी के 2-3 विधायक बगावत करें तब भी सरकार को खतरा नहीं है। सरकार तभी गिरेगी जब कांग्रेस उपराज्यपाल को समर्थन वापसी का पत्र दे, लेकिन कांग्रेस कोर कमेटी के लिए अब यह फैसला और भी मुश्किल है। जब धरने की अराजकता बर्दाश्त कर ली तो किसी राजनीतिक बहाने पर कैसे फैसला ले सकेगी? मतलब केजरीवाल सरकार चाहे जितनी डावाडोल लगे, हकीकत में वह मजबूत बनी है। कांग्रेस फंस गई है। केजरीवाल सरकार खटके से चलेगी। फरवरी निकल गई तो लोकसभा चुनाव तक दिल्ली में आप पार्टी की ही सरकार रहेगी। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले सुर्खियां और राजकाज है। शुरुआत सत्ता गलियारों की गपशप से करते हैं। मरकज की यूपीए हुकूमत के मैनेजर हुकूमत की शबीह तब्दील करने की कोशिशों में मसरूफ हैं। आखिर 1 महीने में कुछ ऐसा करके दिखाना है कि हुकूमत और वजीर आजम अलावा अजीज कांग्रेस पार्टी तीनों की शबीह बदले और लोकसभा इंतखाबात में पार्टी जोश व खरोश के साथ मैदान में उतरे। इसके लिए 2 सतह पर कोशिशें चल रही हैं। पार्टी की सतह पर राहुल गांधी मुल्क भर में घूम कर बता रहे हैं कि कांग्रेस की क़यादत वाली हुकूमत ने बहुत काम किए हैं, लेकिन कांग्रेस चूँकि अपने काम का ढोल नहीं पीटती है, इसलिए लोगों तक बात नहीं पहुंच पाती है। दूसरी जानिब कांग्रेस की सतह पर 2 काम चल रहे हैं। पहला काम यह है कि अपने किए गए कामों का ढोल पीटा जा रहा है। वजारत इत्तलात और नशियात ने भारत निर्माण के 3रे मरहले का इश्तिहार जारी कर दिया है। इस पर हुकूमत ने 70 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया है। टेलीविजन चैनल, रेडियो, ऑनलाइन अखबारात, कोई भी जरिया नहीं छोड़ा गया है जहाँ इस बात का इश्तिहार नहीं आ रहा है कि यूपीए ने गुज़िश्ता 10 सालों में मुल्क भर के लोगों की जिंदगी तब्दील की है। हुकूमत दूसरा काम ये कर रही है कि अगले 1 महीने में कई बड़े और अहम फैसले करने की तैयारियां हो रही हैं। वजीर आजम मनमोहन सिंह के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पुलक चटर्जी की क़यादत में एक टीम ने अगले 30 दिन में किए जाने वाले फैसलों की एक फहरिस्त तैयार की है। इसमें कई पॉलिसी से मुताल्लिक फैसले शामिल हैं और कई बड़े प्रोजेक्ट भी शामिल है जिनको अगले 30 दिन में मंजूरी मिलनी है। ताहम सवाल है कि इन इंतखाबात से कब्ल किए गए हुकूमत के फैसले और तशहीर से क्या शबीह तब्दील होगी। बीजेपी वजारत उज़्मा के दावेदार नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश की एक सीट से इलेक्शन लड़ेंगे। बनारस से लेकर इलाहाबाद और लखनऊ तक की सीटों से उनके इलेक्शन लड़ने पर तबादला ख्याल जारी है। बीजेपी जराये का कहना है कि वो गुजरात की वडोदरा और उत्तर प्रदेश की बनारस सीट से इलेक्शन लड़ सकते हैं। हालांकि अभी तक बाज़ाब्ता तौर से इस बारे में पार्टी के अंदर कोई तबादला ख्याल नहीं हुआ है, लेकिन पार्टी की जानिब से उत्तर प्रदेश की उन सीटों का सर्वे करवाया गया है जहाँ से उनके इलेक्शन लड़ने पर उत्तर प्रदेश के इंतखाबात में सबसे ज्यादा असर पड़ने के इम्कानात हैं। बीजेपी का मानना है कि उनके उत्तर प्रदेश से इलेक्शन लड़ने से बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों पर इसका असर होगा। कांग्रेस को इसी बात की फिक्र है। तभी उत्तर प्रदेश के इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी मधुसूदन मिस्त्री ने कहा है कि मोदी को सीट बतानी चाहिए कि वो कहां से इलेक्शन लड़ेंगे। उन्होंने बहुत ही होशियारी से दांव चला है। पहला ये कि अगर मोदी 2 जगह से इलेक्शन
लड़ते हैं तो इसका मतलब है कि अपनी जीत को लेकर भरोसे में नहीं है। और दूसरा ये कि मोदी ने सीट के नाम का ऐलान किया तो उनकी पार्टी में खलफशार पैदा होगा। बीजेपी का कहना है कि मोदी के लड़ने का फैसला पार्टी का अपना होगा, कांग्रेस के दबाव में ऐलान नहीं किया जाएगा। आम आदमी पार्टी का जन लोकपाल बिल मुलतवी हो गया है। इंतखाबी तशहीर के दौरान पार्टी ने दिल्ली की दीवारों पर पोस्टर लगाए थे कि हुकूमत बनी तो 29 दिसंबर को रामलीला मैदान में खुसूसी इजलास तलब कर लोकपाल बिल पास करवाया जाएगा। जब 8 दिसंबर के नतीजों के बाद हुकूमत बनने में ताखीर हुई और आखिर में अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पार्टी की हिमायत से हुकूमत साजी को राजी हुए तो उन्होंने कहा कि हुकूमत बनने के 15 दिन के अंदर लोकपाल बिल नाफिज कर दिया जाएगा, लेकिन अब ये मुलतवी हो गया है। दिल्ली के वजीर तालीम मनीष सिसोदिया ने कहा है कि फरवरी में दिल्ली असेंबली के बजट इजलास के दौरान लोकपाल बिल पास कराया जाएगा। 15 दिन की मुकर्ररा मुद्दत काफी पहले खत्म हो गई है और रामलीला मैदान में बिल पास कराने की बात भी खत्म हो गई है। बताया जा रहा है कि वकला की एक टीम लोकपाल बिल का कतई मसौदा तैयार कर रही है। खुद वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मसौदा लगभग तैयार हो गया है और वजीर आला को भी इसके दायरे में लाया जा रहा है। सवाल है कि जिस बिल का मसौदा लेकर केजरीवाल गुज़िश्ता 4 साल से तहरीक कर रहे हैं उसमें नए सिरे से क्या कुछ तैयारियां करा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि अन्ना हजारे जिस बिल के लिए अनशन पर बैठे थे उसे पास करवाएंगे। वो बिल तो तैयार था, फिर उसमें नए सिरे से क्या तैयार किया जा रहा है। अब आज की ताजा सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है। इनसे देश की दशा दिशा के हाल बूझ सकेंगे। तमिलनाडु के साबिक वजीर आला एम करुणानिधि के खानदान का झगड़ा बढ़ गया है। करुणानिधि ने अपने बेटे और साबिक मरकजी वजीर एम के अलागिरी को अपनी पार्टी डीएमके से निकाल दिया है। अलागिरी गुज़िश्ता कुछ वक्त से बाकी तेवर अख्तियार कर रहे थे और उन्होंने अगले इलेक्शन के लिए कैप्टन विजयकांत की पार्टी डीएमडीके के साथ इत्तेहाद की तजवीज पर एतराज जाहिर किया था। पार्टी जनरल सेक्रेटरी अनाबा जगन ने अलागिरी को मुअत्तल किए जाने का ऐलान करते हुए कहा कि पार्टी के किसी भी पॉलिसी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन अलागिरी ने उनका इस्तेमाल नहीं किया है। उनको पार्टी की इब्तदाई रुकनियत समेत तमाम ओहदों से मुअत्तल कर दिया गया है। गौरतलब है कि अलागिरी का अपने छोटे भाई एम के स्टालिन से जानशीनी को लेकर तनाजा चल रहा है। करुणानिधि स्टालिन को ही अपनी पार्टी की क़यादत सौंपना चाहते हैं। एक के बाद एक तनाजात में घिर रहे दिल्ली के वजीर कानून सोमनाथ भारती का नया मोर्चा दिल्ली खवातीन कमीशन से खुला है। दिल्ली खवातीन कमीशन ने उनको 2 नोटिस जारी करके कमीशन के सामने हाजिर होने के लिए कहा था। कमीशन ने कहा था कि अगर वो तीसरे नोटिस के जवाब में नहीं आते हैं तो उनके ऊपर FIR दर्ज कराई जा सकती है, लेकिन तीसरे नोटिस के बावजूद भारतीय कमीशन के सामने नहीं पहुंचे। उन्होंने अपने वकील को आज कमीशन के पास भेजा। भारतीय के मसले पर उनके भेजे वकील और कमीशन के उहदेदारान के बीच खुले तौर पर तनाजा हुआ है। गौरतलब है कि भारतीय ने गुज़िश्ता हफ्ते दिल्ली के खिड़की एक्सटेंशन इलाके में अफ्रीकी खवातीन के ऊपर इल्जाम लगाया था कि वो जिनसी तिजारत और मंशियात के कारोबार में मुलव्विस हैं। इन इल्जामात के सिलसिले में कमीशन ने उनको तलब किया था। कांग्रेस पार्टी ने नायब सदर राहुल गांधी का पहला इश्तिहार जारी किया है और उसे लेकर तनाजा खड़ा हो गया है। बिना सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के राहुल का पहला इश्तिहार आज अखबारात में जारी हुआ, जिसकी टैगलाइन है मैं नहीं हम। 3 साल पहले गुजरात के वजीर आला नरेंद्र मोदी ने इस टैगलाइन का इस्तेमाल किया था। उनकी एक स्टेज से रैली करते हुए तस्वीर जारी हुई है, जिसमें स्टेज पर लगे बैनर में यही टैग लिखी लाइन मौजूद है। हालांकि कांग्रेसी लीडरान का कहना है कि वो किसी की नकल नहीं करते और राहुल के इश्तिहार में उनका नारा कुछ और है, लेकिन हकीकत ये है कि राहुल गांधी को आम आदमी का रहनुमा दिखाने के लिए बड़े पैमाने पर जारी इश्तिहारात का अहम नारा वही है जो 3 साल पहले मोदी ने इस्तेमाल किया था। अदालत उज़्मा ने दिल्ली पुलिस की सरजनिश की है। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल के धरने के वक्त पुलिस की सरगर्मियों में तसाहुली पर सवाल उठाते हुए अदालत ने कहा है कि आखिर उसने किस तरह से दफा 144 नाफिज होने के बावजूद रेल भवन के बाहर लोगों को यकजा होने दिया। अदालत ने पुलिस को 31 जनवरी तक वजाहत करने के लिए कहा है। अदालत उस्मा ने एक मफाद आम्मा से मुताल्लिक अर्जी पर समाअत करते हुए ये नोटिस जारी किया है। इस अर्जी में कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल आला आईनी ओहदे पर
फायज हैं और वो एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत नहीं कर सकते। अदालत इस पर भी गौर करेगी। लेकिन पुलिस पर नाराजगी जाहिर करते हुए जस्टिस RM लोहड़ा और जस्टिस शिव कीर्ति सिंह की बेंच ने पुलिस से पूछा है कि आखिर मनाही के बावजूद इतने लोग कैसे जमा हो गए, पुलिस ने क्या कार्रवाई की, 5 लोगों के बजाय 500 या 1000 आदमी वहां कैसे यकजा हुए। अदालत ने पुलिस कमिश्नर BS बसी को 31 जनवरी तक जवाब देने के लिए कहा है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के वजीर कानून सोमनाथ भारती का दिफा करते हुए कहा है कि उन्होंने नशीली दवाओं के कारोबार और जिनसी तिजारत के बारे में जिस तरह से इल्जामात आयद किए थे उनके पास उसके सबूत मौजूद हैं। पार्टी के सीनियर रहनुमा योगेंद्र यादव ने एक इंटरव्यू में कहा कि उनके पास सबूत थे, लेकिन पार्टी से गलती ये हुई है कि उसने तमाम सबूतों को एक साथ रखकर अवाम के सामने पेश नहीं किया। इससे पहले पार्टी की सियासी मामलात की कमेटी ने भारती को बुलाकर उनसे बातचीत की थी और उनको गैर मुल्की खवातीन की तलाशी लेने या उनके घर पर आधी रात के बाद छापा मारने के वाक़े पर क्लीन चिट दी थी। योगेंद्र यादव ने दावा किया है कि उन्होंने खुद सबूत देखे हैं और इस बात से मुतमईन है कि भारती ने गलत काम नहीं किया था। मगरिबी बंगाल से राज्यसभा इलेक्शन में 5वीं सीट पर ममता बनर्जी के उम्मीदवार को हराने के लिए कांग्रेस और बाया महाज मोर्चे ने हाथ मिला लिया है। रियासत में 5 सीटें खाली हो रही हैं, जिनमें 3 सीटें तृणमूल कांग्रेस और 1 सीट बाया महाज मोर्चे के खाते में जाएगी। लेकिन 5वीं सीट के लिए अकेले किसी के पास तादाद नहीं है। 1 सीट जीतने के लिए 50 वोट की जरूरत है। ममता बनर्जी के पास 186 असम्बली अरकान हैं और उनको गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के 6 और एक आजाद रुकने असम्बली की हिमायत हासिल है। तब भी उसके चौथे उम्मीदवार के लिए उसको 7 वोट कम पड़ रहे हैं, जबकि लेफ्ट के बचे हुए 11 और कांग्रेस को मिलाकर 1 सीट जीतने के लायक तादाद बनती है। चुनांचा CPM के रियासती सेक्रेटरी बिमान बोस ने कहा है कि वो कांग्रेस हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार को हिमायत देने के लिए तैयार है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर राजकाज की खबर देने वाली बातें होगी। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। एक मुट्ठी भर जीने की आरज़ू, तब्दीली की चुटकी भर जुस्तजू, रोजमर्रा के मसाइल की ढेर सारी बेकरारियां, खाली पतीले में पकती घर भर की भूख, तारीखियों से लड़ इकट्ठा की हुई चुटकी भर धूप। जमहूरियत का अजीम त्योहार फिर से आया है। क्या हो आपका फैसला, बताएंगे मुल्क के भरोसेमंद सहाफी त्रिदीप रमन। वोट करेगा इंडिया। रियासत उत्तर प्रदेश में उर्दू के साथ भोंडा मजाक, स्कूली निसाबी किताबों में संगीन गलतियां, जवाहरलाल नेहरू की वफात बताई 1946 में, और कुछ क्या है एजुकेशन बोर्ड के करतूत। देखिए खास रिपोर्ट इतवार की शाम 7:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। मुल्क जहां खुसरो हजरत अमीर खुसरो को खिराज अकीदत हैदराबाद में मुनक्किदा जश्न खुसरो जल्द आ रहा है सिर्फ ETV उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। दुनिया अपडेट खबरों का नया और अनूठा शो, जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर, दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ETV उर्दू पर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हाशिए में इधर उधर कई बातें व घटनाएं दबी हुई होती, इनका खासा राजनीतिक अर्थ होता है। उन्हीं में से अब पेश है राजकाज की कुछ बातें। मरकजी वजीर देही तरक्कियात जयराम रमेश एक बार फिर कांग्रेस वॉर रूम की जिम्मेदारियां संभालने वाले हैं। हालांकि अब भी वो वॉर रूम से जुड़े हुए हैं, लेकिन मरकजी वजीर की जिम्मेदारियों के सबब वो ज्यादा वक्त नहीं दे पा रहे हैं और इसी वजह से 15 रकाबगंज रोड के वॉर रूम का काफी काम राहुल गांधी की रिहाइशगाह पर शिफ्ट हो गया है, जहां मोहन गोयल ज्यादा सरगर्म है। उनका कहना है कि रमेश इंतखाबी मंशूर कमेटी का कामकाज देख रहे हैं तो उसमें उनको ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन रमेश अपने को सिर्फ इंतखाबी मंशूर कमेटी तक महदूद रखना नहीं चाहते हैं। इसलिए गौर चल रहा है कि वो 21 फरवरी को पार्लियामेंट का इजलास खत्म होने के फौरन बाद हुकूमत से इस्तीफा देकर पूरी तरह से कांग्रेस वॉर रूम से जुड़ जाएंगे। रमेश 2009 के इलेक्शन से पहले भी हुकूमत से इस्तीफा देकर वॉर रूम से जुड़े थे। सपा और बीएसपी को छोड़कर अभी किसी भी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की फेहरिस्त जारी नहीं की है। 20 जनवरी तक कई पार्टियों की पहली फेहरिस्त जारी होने वाली थी। आम आदमी पार्टी ने 20 लोगों पर मुश्तमिल बासर फेहरिस्त जारी करने का इशारा किया था, लेकिन उसकी फेहरिस्त लटक गई है। कहा जा रहा है कि आपकी टीना शर्मा के इल्जामात की वजह से फेहरिस्त अटकी है। उन्होंने कह दिया है कि तमाम टिकट पहले तय हैं, तो दरख्वास्तें क्यों मंगवाई जा रही हैं, इस वजह से नाम रोका गया है और अब दिल्ली की तख्फीफ कमेटी नामों पर गौर कर रही है। ऐसे ही बीजेपी और कांग्रेस की पहली फेहरिस्त भी जारी होने वाली थी, लेकिन अभी ये तय नहीं हो पाया है कि किस बुनियाद पर फेहरिस्त जारी की जाए। रियासतों से फेहरिस्त आए और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हो तब तो नामों का ऐलान किया जा सकता है। एनसीपी को गुज़िश्ता इतवार को ही पहली फेहरिस्त जारी करनी थी। बदनामी की तमाम बातों के बीच में केजरीवाल सरकार का भाग्य उसके साथ है। कांग्रेस और भाजपा कितना ही छटपटाए, राहुल गांधी खुद भले अमेठी में मुश्किल में पड़े, लेकिन केजरीवाल सरकार को गिराने का अब फैसला ले सकना असंभव सा है। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। कांग्रेस पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को नई जिंदगी फराहम की है। ये बेकार की बात है कि सोनिया और राहुल गांधी और वजीर आजम मनमोहन सिंह से पूछे बगैर मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग ने केजरीवाल को धरना खत्म करने का महफूज रास्ता फराहम किया। केजरीवाल धरने पर बैठकर मुल्क के वजीर दाखिला को बदउनवान करार दे रहे थे। मुल्क का मीडिया उनके धरने को इस तरह से दिखा रहा था जैसे दिल्ली में हंगामा बरपा हो। केजरीवाल की ऐसी शबीह बनाई गई थी जिसका ख्याल भी उन्होंने नहीं किया होगा। ऐसी बदनामी के बावजूद कांग्रेस ने केजरीवाल से हिमायत वापसी का ऐलान नहीं किया। इससे जाहिर होता है कि कांग्रेस अभी उनकी हुकूमत गिराने पर गौर नहीं कर रही है। हुकूमत गिरने के दो ही हालात हैं, या तो कांग्रेस लेफ्टिनेंट गवर्नर को हिमायत वापसी का खत सौंप दे और केजरीवाल इस्तीफा दें, या फिर केजरीवाल अपनी जानिब से पहल करके इस्तीफा दे दें। चूँकि हुकूमत ने अभी अक्सरियत हासिल की है, इसलिए बीजेपी अदम एतमाद की तजवीज नहीं ला सकती है। केजरीवाल चाहें तो वो असेंबली को तहलील करने की सिफारिश करते हुए इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि जरूरी नहीं है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर उनकी सिफारिशात को तस्लीम करें। झारखंड में गुज़िश्ता साल गवर्नर ने असेंबली तहलील करने की अर्जुन मुंडा हुकूमत की सिफारिश को तस्लीम नहीं किया था। बहरहाल दिल्ली की हुकूमत का मुस्तकबिल खुद केजरीवाल के हाथ में दिख रहा है। वो चाहेंगे तभी हुकूमत गिरेगी। कांग्रेस अभी उनकी हुकूमत नहीं गिराएगी, क्योंकि कांग्रेस को उनकी हुकूमत चलते रहने में ही फायदा दिख रहा है। कांग्रेस के कई माहिरीन लीडरान का मानना है कि इससे दो अहम फायदे हो रहे हैं। पहला फायदा तो ये हो रहा है कि केजरीवाल और उनकी पूरी टीम को मीडिया में बने रहने का नुस्खा आता है। वो रोज कुछ न कुछ ऐसा करते हैं जिससे मीडिया में बने रहते हैं। इस वजह से कौमी मीडिया में नरेंद्र मोदी के लिए स्पेस कम हुआ है। इससे पहले मोदी मीडिया में छाए रहते थे। कांग्रेसी लीडरान का ये भी मानना है कि आम आदमी पार्टी की पहुंच दिल्ली से बाहर भी खासकर बड़े शहरों और महानगरों में मुतवस्सित तबके के लोगों तक हुई है। ये बीजेपी का बुनियादी वोट बैंक है। अगर आपकी लहर से बीजेपी के इस वोट बैंक में सेंध लगती है तो नरेंद्र मोदी का रथ रुकेगा। इसी सोच में कांग्रेसी रहनुमा केजरीवाल को बनाए रखने की वकालत कर रहे हैं। कांग्रेस की दूसरी हिकमत अमली ये भी दिख रही है कि जितने दिन केजरीवाल हुकूमत में कायम रहेंगे उतने बदनाम होंगे, उतनी उनकी पोल खुलेगी। वो अपने किए गए वादों पर अमल नहीं कर पाएंगे। इससे दिल्ली में उनसे लोगों का दिल टूटेगा। तो अपने आप कांग्रेस
कांग्रेस का वोट बैंक उसके पास वापस लौटेगा। दिल्ली में केजरीवाल कुछ नहीं कर पाएंगे और नाकाम होंगे तो इसका पैगाम हरियाणा तक जाएगा, जिसे केजरीवाल की पार्टी ने अपना दूसरा हदफ तय किया हुआ है। एक और अहम बात यह है कि कांग्रेसी लीडरान को लग रहा है कि केजरीवाल उनके रहमो करम पर हुकूमत चला रहे हैं, इसलिए उनसे बाहर नहीं जा सकते हैं। लेकिन कांग्रेसी रहनुमा केजरीवाल को कम शुमार कर रहे हैं। उन्हें जिस वक्त लगेगा कि हुकूमत में बने रहने से उनका नुकसान हो रहा है, उस दिन वो कांग्रेस के लिए कोई बड़ी मुश्किल खड़ी करके इस्तीफा दे देंगे। अब एक ब्रेक है, उसके बाद केजरीवाल सरकार के भविष्य पर चर्चा करेंगे। एक मुट्ठी भर जीने की आरज़ू, तब्दीली की चुटकी भर जुस्तजू, रोजमर्रा के मसाइल की ढेर सारी बेकरारियां, खाली पतीले में पकती घर भर की भूख, तारीखियों से लड़ इकट्ठा की हुई चुटकी भर धूप। जमहूरियत का अजीम त्योहार फिर से आया है। क्या हो आपका फैसला, बताएंगे मुल्क के भरोसेमंद सहाफी त्रिदीप रमन। वोट करेगा इंडिया। मुल्क जा खुसरो चे खुसरो। हजरत अमीर खुसरो को खिराज अकीदत हैदराबाद में मुनक्किदा जश्न खुसरो जल्द आ रहा है, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। आप पार्टी से सर्वाधिक नुकसान कांग्रेस को होगा। कांग्रेस भले सोचे कि आपसे नरेंद्र मोदी को रोकना संभव है, लेकिन इससे कांग्रेस भी एकदम पेंदे में जानी है। पर धरने के घटनाक्रम के बाद केजरीवाल सरकार को गिरा सकना अब ज्यादा मुश्किल हो गया है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज वोरा है। पंकज जी, अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में सरकार आप कितना मजबूत मानते हैं? चलेगी या गिरेगी? देखिए, मजबूत है और मैं मानता हूं कि एक महीने के अंदर अंदर, मतलब अपर लिमिट देता हूं, एक महीने के अंदर अंदर शायद ये सरकार ना रहे जी। और इसके कई कारण नहीं, पर ना रहेगी तो ना रहने की जिम्मेवार कौन होगी? कांग्रेस समर्थन वापस लेगी या क्या होगा? देखिए, कांग्रेस जो है, जिस तरह की राजनीतिक सिनेरियो इमर्ज कर रहा है, उससे ये नजर आ रहा है कि जो है कांग्रेस को री इलेक्शन सूट नहीं कर रहा इस आज की तारीख में जी। और जो है कि अगर वो कंटिन्यू सपोर्ट करते हैं तो भी उनको सूट नहीं कर रहा। दोनों स्थितियों में कांग्रेस जो है सबसे घाटे में है जी। केजरीवाल को जो सूट कर रहा है, कि केजरीवाल को सूट कर रहा है कि वो टॉकिंग स्पेस जितनी है वो टेलीविजन और मीडिया को सबको डोमिनेट कर रहा है, तो जितना वो डोमिनेट कर रहा है तो उतना उसकी पार्टी जो है वो आगे चल रही है जी। तो जो है कि वो इस जो कन्फ्रंटेशन की राजनीति जो है उसको मेरे को लगता है वो कायम रखेगा। नहीं, लेकिन दो बातें, एक की जब धरने की अराजक स्थिति के पीक के ऊपर भी कांग्रेस ने समर्थन वापस नहीं लिया और उल्टे उसको संजीवनी दी, तो लगता है आप में कांग्रेस में अब आगे किसी राजनीतिक मुद्दे पर इतनी हिम्मत होगी सरकार गिराने की? देखिए, जैसे मैंने कहा कि कांग्रेस जो भी करेगी, कांग्रेस घाटे में रहेगी जी। उस तरह की स्थिति अगर उन्होंने कांग्रेस ने शुरू में ही सपोर्ट ना करते तो सरकार ही ना बनती। वो तो एक अलग अब सपोर्ट कर अब जो है कि अगर सपोर्ट विथड्रॉ करते हैं और री इलेक्शन होता है तो केजरीवाल तो चाहेगा और बीजेपी भी चाहेगी कि अगर री इलेक्शन होता है तो असेंबली पोल्स के साथ, पार्लियामेंट पोल्स के साथ हो जाए। उस स्थिति में जो कांग्रेस है उसकी स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। कांग्रेस ने 8 सीट्स पाई थी, उनमें से 6 सीट्स पाई है क्योंकि मुसलमान वोट कांग्रेस को बढ़ा गए थे, उस समय मिल गए थे। अब आगे कोई गारंटी नहीं है, आगे गारंटी नहीं है और मुसलमान वोट जो है मुसलमानों को लगता है कि तो इसीलिए मेरा ये कहना है, क्या ये नहीं लगता है कि ये सरकार को लोकसभा चुनाव तक कांग्रेस चलाए रखेगी? इसके ज्यादा संभावना बनते हैं। देखिए, कांग्रेस कोशिश करेगी ये सरकार ना गिरे, क्योंकि अगर ये बहुत ज्यादा एम्बेरसमेंट अगर अरविंद केजरीवाल कर देगा। अरविंद केजरीवाल ने रिसेंटली बयान दिया है कि कांग्रेस मेरे को सपोर्ट करके पछताएगी कि मैंने तो मांगी नहीं थी सपोर्ट, इन्होंने खुद ही की है। अगर इनको बहुत ज्यादा एम्बेरस कर देगा तो कांग्रेस चाहेगी कि इनकी सरकार गिरे और उसके बाद जो है अपनी सपोर्ट वापस करें। उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज पर द एनसीटी एक्ट जो है कि 1 साल का सस्पेंडेड एनिमेशन में करके प्रेसिडेंट रूल लगा दे। मतलब ये कांग्रेस सरकार गिराने के साथ लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव नहीं चाहेगी, ये उसकी रणनीति रहेगी, ऐसा मैं मानता हूं। हाँ। कि अब उनकी कांग्रेस की रणनीति क्या है कि मजबूरी अगर हो गई तो तब तो होनी पड़ेगी, लेकिन
जो प्रोविजन्स हैं उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर को या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इस चीज का अख्तियार है कि 1 साल तक वो सस्पेंडेड एनिमेशन में रख सकता है, और उसके बाद भी अगर जरूरत पड़े तो पार्लियामेंट एक रेजोल्यूशन के साथ 1 साल और 2 साल तक इसको आगे खींच सकती है। लेकिन इस स्थिति को अगर ऐसी कोई शंका हो तो अरविंद केजरीवाल चाहेंगे कि खुद अपना तरफ से कैबिनेट से सिफारिश करके विधानसभा भंग करके चुनाव में जाने का काम कर सकते हैं। ऐसा मेरा मानना है कि केजरीवाल को ये सूट करता है कि इलेक्शन जो है असेंबली का री इलेक्शन जो है वो लोकसभा के साथ हो। बीजेपी को भी सूट करता है, बीजेपी चाहती है कि तब तक नरेंद्र मोदी का फैक्टर भी काम करेगा, हम शायद 32 से आगे चले जाए। केजरीवाल सोचता है कि मुस्लिम वोट हमारे पास आ जाएगा तो हमारा नंबर भी बढ़ेगा और हमारी जो प्रचार है पूरे हिंदुस्तान में लोकसभा इलेक्शन में ज्यादा अच्छा होगा। तो मेरा मानना यह है कि केजरीवाल खुद इस्तीफा देगा किसी इश्यू पे, और ऐसा इश्यू उठाएगा। भले लोकपाल वाला मुद्दा हो सकता है या शीला दीक्षित और इनके खिलाफ कॉमनवेल्थ की जांच और उसकी आदेश हो या डिस्कॉम वाला हो, कुछ भी हो। ये लोकपाल का मुद्दा ये मेरे को लगता है उसी टाइप का मुद्दा लेकर कि ये दोनों पार्टीज मेरे को काम नहीं करने दे रही, ये दोनों समर्थन नहीं दे रही इसके ऊपर, इसलिए मैं इस्तीफा देता हूं। और जो है इस्तीफा देने से पहले वो रिकमेंड कर देगा जबकि कॉन्फिडेंस उसका है और सत्ता में है तब तक बिफोर कांग्रेस विथड्रॉज द सपोर्ट कि जो है कि वो बाइंडिंग बन जाएगा कि ये हाउस को डिसॉल्व किया जाए। तो फिर इलेक्शन कमीशन के ऊपर है कि कब इलेक्शन कराती है। लेकिन पंकज जी, क्यों आखिर कांग्रेस ने में ये जो संजीवनी धरने के वक्त जो अराजक स्थिति थी उसमें कांग्रेस उस केजरीवाल सरकार को से समर्थन वापस लेने का फैसला कर सकती थी? क्या मतलब क्यों नहीं हुआ? ये क्या केवल एलजी ने ये गड़बड़ की या उन्होंने अपने मनमाफिक काम किया? क्या देखिए, एलजी तो जो है सरकार के नुमाइंदे हैं जी, तो उनके साथ नेगोशिएशन हो रही थी, वो तो सबके सामने हो रही थी। लेकिन आपके अनुसार वो कांग्रेस कोर कमेटी का ही फैसला था कि अभी चलाना चाहिए? नहीं, मेरे को मालूम नहीं कांग्रेस कोर कमेटी का था या नहीं था, लेकिन कांग्रेस में एक वर्ग है जो है कि वो मानता है कि इनको समर्थन नहीं देना चाहिए था, शुरू से मानता है। चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित भी हैं उनमें, कि उसमें चिदम्बरम साहब भी हैं, उसमें कपिल सिब्बल भी हैं और सलमान खुर्शीद भी हैं, ये मानते हैं। लेकिन जो दूसरा वर्ग है वो इस बात पे था कि अगर इलेक्शन हो गया, इनको समर्थन ना दिया उस वक्त, तो दोबारा री इलेक्शन होगी और उसमें हमारे पास इस वक्त 8 सीट्स हैं जो मुस्लिम सपोर्ट आया है, वो सबको बिखर जाएगा, क्योंकि मुसलमानों को दिख गया है कि केजरीवाल ही बीजेपी को रोक सकता है। तो जो है कि और कोई आरएसएस के साथ उसने कोई पैक्ट नहीं किया, कोई बीजेपी के साथ नहीं किया, तो सपोर्ट शिफ्ट हो गया, तो 6 सीट्स ये 8 में से 100% हार जाएंगे जी। तो उस नाते ये कांग्रेस की मजबूरी है कि अभी चलाई जाए, यही माना जाए मजबूरी अभी माने इस बात को? देखिए, मजबूरी तो पॉलिटिक्स में कुछ नहीं होती, लेकिन ये सोच की बात है। पॉलिटिकल जो डिमेंशंस हैं जो उनको सूट कर रही है कांग्रेस को इस वक्त, यही सोच है। लेकिन सपोर्ट करके भी कांग्रेस हारेगी और विड्रॉ करके भी सपोर्ट कांग्रेस हारेगी, कांग्रेस की स्थिति। लेकिन कांग्रेस मतलब यही कि कांग्रेस अपनी शर्त पे कोई दिल्ली में राजनीति नहीं कर सकती, जो होगी संभावना वो अरविंद केजरीवाल ऐसी स्थिति पैदा करके अभी भी अपनी शर्तों पे चुनाव एजेंडे पे कर सकते हैं। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो पॉलिटिकल एजेंडा जो दिल्ली में है वो अरविंद केजरीवाल ही सेट कर रहे हैं जी। उसमें जो है कि कांग्रेस और बीजेपी रिएक्ट कर रही है जी। और लेकिन अब नहीं लगता नई स्थिति में भी कि कुछ उनकी साख को जो गिरावट आई और मीडिया में जो विरोध है उसके चलते वो अब शायद डिफेंसिव रहे? देखिए, मेरा ऐसा मानना नहीं है। मीडिया में जरूर है कि वो आया है कि क्योस हुआ, वो हुआ। पहली बार तो दिल्ली में क्योस हुआ नहीं, पहले भी इतनी रैलीज होती हैं, कोई भी आता है रैली होती है, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे रीजनल पार्टी की हो, डिसरप्शन तो दिल्ली में क्योस होता ही है। दिल्ली के लोग क्योस के साथ बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है, ये पहली बार हुआ नहीं। तो उस बेसिस में कि क्योस किया और इनका सपोर्ट कम हो गया, मैं नहीं मानता जी। अभी भी वो दिल्ली में माहौल एक कुछ भी हो, केजरीवाल अपनी जमीन पे खड़े हैं, ये आपका मानना है? ऐसा मेरा मानना है कि इस वक्त दिल्ली के अंदर उनकी कोई दिक्कत उनको ऐसी नहीं है माहौल को लेकर। आज की तारीख में नहीं है, आगे चल के हो जाए तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन आज की तारीख में नहीं है जी। पंकज जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए। सोमवार को फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी समय।
भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी, ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे